नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 23/3/2023 को 4 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की थी, जिसमें पार्ट 1 में हम 2 जजमेंट्स के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं और ये पार्ट 2 में हम बाकी रिमेनिंग 2 जजमेंट्स हैं इसके ऊपर जो है कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की जो जजमेंट्स थी वो आई थी। तो ये जो जजमेंट है ये एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन 88960 ऑफ 2020 एंड 47525 ऑफ 2021 इन सिविल अपील 10856 ऑफ 2016 की एक रिपोर्टेबल जजमेंट है, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस एक लिमिटेड कंपनी है जिसको रिस्पोंडेंट्स है वो बनाया गया है। और यहाँ पर जो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन जो थी वो डाली गई थी और यहाँ पे जो मैनेजमेंट थी इंटरलोकेटरी जो कंपनी की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने यहाँ पर काफी कुछ जो प्रेयर्स हैं वो मांगी थी। तो इस जजमेंट को समझने के लिए एक लीगल प्रिंसिपल है वो डिसाइड किया गया है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट को भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, जो कि इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल एंड अदर्स, और एक प्रिंसिपल था लीगल मैक्सिमम प्रिंसिपल, वो उसे बताया गया है एक्टिस कुरारे नेमिनस ग्रेवाबिट। तो मींस कि जब भी कोई पार्टी अनडिजर्व या अनफेयर एडवांटेज लेती है जब भी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट इन्वोक करने के बाद, तो ऐसी जो अनएडवांटेज जो जो ऐसे भी कोई भी एडवांटेज लिया जाता है उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, ये लीगल मैक्सिमम प्रिंसिपल कहता है। और इंस्टीट्यूशन ऑफ लीगल लिटिगेशन जो है वो भी कोई परमिट नहीं करती है कि किसी शूटर को जो सूट जो फाइल करता है उसे सूटर कहते हैं, वो उसको कोई एडवांटेज मिले बाय द एक्ट ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पर यही प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया गया है। यहाँ पर ये ग्रीवेंसेस, यहाँ पर डायरेक्शंस ये मांगे गए थे कि एक जस्टिस ढींगरा कमेटी हुई थी, उसमें जो एमओयू साइन किया गया था 2 जनवरी 2018 में, और जो एमओयू था उसके बेसिस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिना एजुकेट किए हुए राइट्स को कोर्ट्स ने डायरेक्ट किया था कि वो जो अमाउंट ऑफ पेमेंट है जो कि एक का 2 इंडिविजुअल्स को दे दिए जाए, जिसमें एक 56 करोड़ था और एक में 41 करोड़ पॉइंट 96 जो लैक्स है वो देने को कहा था, डायरेक्शंस दी थी। अब यहाँ पर ग्रीवेंस यही लगाई थी, लिमिटेड कंपनी ने बताया था कि जो यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है और जो एरर है उसे रेक्टिफाई करना जरूरी है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए फाइनली कि जो राइट्स को एजुकेट नहीं किया गया था, इसलिए जो डायरेक्शंस दिए गए थे कि 56 करोड़ जो समथिंग 56 करोड़ समथिंग जो भी अमाउंट था वो डायरेक्शंस दी थी एक इंडिविजुअल को, दूसरे इंडिविजुअल को 41 करोड़ था, उनको कहा था कि वो रिटर्न करें विद 9% इंटरेस्ट के साथ। तो आइए हम इसके जो थोड़ा सा कंटेंट्स हैं उसमें देख लेते हैं क्या किस तरीके की जजमेंट थी। जो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन थी जो सो एंड सो थी, वो मैनेजमेंट जो है लिमिटेड कंपनी, उन्होंने ये फॉलोइंग डायरेक्शंस मांगी थी कि जो एक दूसरी कंपनी है उसको डिपॉजिट करें कि एंटायर सेल कंसिडरेशन जो 206 करोड़ की थी फॉर 26.47 एकड़ ऑफ लैंड जो कि परचेज की थी इन द टाइम ऑफ द बाउंड मैनर। तो कई दूसरी डायरेक्शंस भी कई मांगे थे, फैक्ट्स पे हम चलते हैं। और साथ में एक और भी डायरेक्शंस मांगी थी कि एक इंडिविजुअल को जिन्होंने कहा था कि जो 2 इंडिविजुअल्स को अमाउंट दे दिया गया था, इसमें 83.40 करोड़ था, और जो डिपॉजिट करने को कहा था कि रजिस्ट्री पे डिपॉजिट करें इन ऑनरेबल कोर्ट, जिसके बेसिस पर सेल हुई थी 12 एकर्स 21 गुंटास जो है फर्स्ट सेल ट्रांजैक्शन, और 10 एकर्स एंड 3.5 गुंटास और सेकंड सेल का डायरेक्शंस भी दिए थे कि उनको जो भी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं वो 26 एकर्स जो ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे प्रोवाइड करें। तो ये सारी रिलीफ्स जो है वो मांगी गई थी। अब ये फैक्ट्स क्या थे? फैक्ट्स ये डिस्प्यूट ये हुआ था कि 26 एकड़ और 19 गुंटास ऑफ लैंड्स थी जो कि एक लिमिटेड कंपनी द्वारा थी, जो उन्होंने एक दूसरी लिमिटेड कंपनी को जो ग्लोबल सर्विसेज एक एलएलपी है उसको दी थी, जो कि एक बेंगलोर में थी और जो कि कंफर्म्ड हुई थी इन द फेवर ऑफ सेम कंपनी जो बताया गया है, जो कि अर्लियर ऑर्डर्स जो है वो पास किए गए थे कोर्ट। अब केस था इस कंपनी का कि जो ये लिमिटेड कंपनी थी वो एक एब्सोल्यूट ऑनर थी लैंड इन क्वेश्चन, तो वो इंटाइटल्ड है सेल कंसिडरेशन जो थी 172.08 करोड़ की सेल कंसिडरेशन की इंटाइटलमेंट है। तो और ये केस ये था कि इनका कि जो सारे इंटायर सेल कंसिडरेशन थी 172.08 करोड़ की, और जो अमाउंट रिसीव्ड दिया गया था
उस कंपनी को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में सेल ट्रांजैक्शंस थी सिर्फ 87 करोड़ की दी गई, और बैलेंस अमाउंट जो था वो कहा गया कि दूसरे जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको दिए जाए, जिसमें एक रिस्पोंडेंट को 56.11 करोड़ देने को कहा और दूसरे रिस्पोंडेंट को 41.96 करोड़ देने को कहा, जो कि कंपनी के मुताबिक कि ये वो इंटाइटल्ड नहीं है वो ये अमाउंट लेने के लिए। और जो क्योंकि अब ये केस ये भी बताया कंपनी ने कि फैक्ट्स जो थे वो जस्टिस ढींगरा की कमेटी आई थी उसमें सामने रखे नहीं गए थे, और इवन इस कोर्ट के सामने भी नहीं रखे गए थे, इसके बेसिस पे जो डायरेक्शंस दिए गए थे 56.11 करोड़ एंड 41.96 करोड़ जो है रिस्पेक्टिव रिस्पोंडेंट्स को दे दिए जाएं। तो कोर्ट और फिर कंपनी ने ये बताया कि कोई भी जो राइट्स थे जो राइट्स के मुताबिक जो नन ऑफ द राइट्स जो दो पर्संस का बताया है कि उनको ये अमाउंट नहीं मिलना चाहिए था, और जो कि उनको जो एडजुडिकेट कर दिया गया है जो टोटल सेल कंसिडरेशंस थी 170.08 करोड़ थी, जो कि एडजुडिकेट कर दिया गया है इस कोर्ट इवन बाय द जस्टिस ढींगरा कमेटी द्वारा। और जो अमाउंट जो दिया गया है जिन जो रिस्पोंडेंट्स को जो वो दिया गया परसुएंट ऑफ दी वन MOU जो था वो साइन किया गया था 2 जनवरी 2018। तो ऑन द इसलिए ये केस बनता था ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कंपनी कि वो एक एब्सोल्यूट ऑनर है लैंड इन क्वेश्चन में, और जो दो रिस्पोंडेंट्स हैं उनका कोई टाइटल नहीं है, और कोई टाइटल नहीं है, ना ही ऑनरशिप राइट्स हैं लैंड, तो इसलिए उनको ये अमाउंट जो सेल कंसिडरेशन पर नहीं मिलना चाहिए था। और तो इसमें फिर साथ में बताया कि जो फ्रॉड जो है वो किया गया है बाय वन ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टीज, तो तीनों रिस्पेक्टिव पार्टीज के नाम बताए गए, और इसलिए बताया कि डायरेक्टर्स मैनेजमेंट ऑफ दी और कहीं भी और या फिर डायरेक्टर्स मैनेजमेंट ऑफ दी जो कंपनी का नाम बताया गया उसमें कहीं से फ्रॉड किया गया है। तो ये केस ये था कि एक्चुअल सेल कंसिडरेशन थी वो कंपनी को दी गई वो जो कि 50% से 50% से थोड़ी सी ज्यादा थी जो टोटल अमाउंट ऑफ द सेल कंसिडरेशन, जो कि डेट्रीमेंट है जो होम बायर्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं और अदर स्टेक होल्डर्स की डेट्रीमेंट है, उनके अगेंस्ट उनके मतलब खतरे में है उनके लिए। और ये साथ में बताया कि अमाउंट जो ऑर्डर दिया गया था टू बी अपॉर्चन्ड होना चाहिए, अमाउंट इज ऑर्डर इज टू बी अपॉर्चन्ड इन द फेवर ऑफ जो दो रिस्पोंडेंट्स के नाम बताए गए थे वो इज नाइदर नोन और एनी अदर रीजंस जो जिससे कुछ जस्टिफाइड किया जा सके कि जो फंड्स हैं वो डाइवर्ट्स किए गए हैं उन दोनों रिस्पोंडेंट्स को। तो साथ में ये बताया कि करेक्ट फैक्ट्स थे अगर ऑनरेबल कोर्ट के सामने नहीं लाए गए, और तो इसलिए वजह से एडजुडिकेट कर दिया गया इस कोर्ट में और कोर्ट द्वारा और जस्टिस ढींगरा की कमेटी में। तो इसलिए जो ऑनरेबल कोर्ट थी उनको ये ऐसे ऑर्डर्स नहीं देने चाहिए थे, तो जो कि टोटल सेल कंसिडरेशन थी 172.08 करोड़ की। तो इसलिए ये प्रेयर मांगी कि उनको अलाउ कर दी जाए और डायरेक्शंस दिए जाए बाय द प्रिंसिपल ऑफ द रेस्टिट्यूशन को इन्होंने इन्वोक करवाया। और यहाँ पर यही सबमिशंस दिए गए ASG की साइड से भी, और लेकिन जो रिस्पोंडेंट की काउंसिल ने अपोज किया उनको। और अब कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि यहाँ से जो कोर्ट्स ने जो ऑर्डर दिए थे इसे ऐसा प्रतीत होता है कि जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी जस्टिस ढींगरा कमेटी की वो एक MOU के बेसिस पे दी गई थी जो कि 2 जनवरी 2018 का था, जिसमें राइट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टीज को एडजुडिकेट नहीं किया गया था, और मोर पर्टिकुलरली जो दो रिस्पोंडेंट्स हैं उनके क्लेम को भी एडजुडिकेट नहीं किया था कि उनको ये अमाउंट जो दिया गया है 98.07 करोड़ जो है वो कि एक्चुअली पेड कर दिया गया था दोनों रिस्पोंडेंट्स को, और जिसमें 57.1 करोड़ एंड 41.96 करोड़। तो जो ये देखने को पता लगता है कि जो जस्टिस ढींगरा की कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो ये पेमेंट दी गई थी सेट अमाउंट की 2 पर्सन्स को जो जबकि जो क्लेम थे उसको एडजुडिकेट नहीं किया गया, और जो कि एक कंपनी है जो खुद की जो अपील मतलब जो रिस्पोंडेंट बनाया गया था इन कंपनी में और दूसरी कंपनीज में, और साथ में दोनों रिस्पोंडेंट्स को। और ये सब डिसाइड कर दिया गया सिर्फ MOU के बेसिस पे जो कि 2 जनवरी 2018 का था। और जस्टिस ढींगरा ने रिपोर्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, तो उसके बेसिस पे कोर्ट ने ऑर्डर था वो पास किया, और उसमें कहा कि एक रिस्पोंडेंट को 56 करोड़ दिए 0.11 करोड़ दिया जाए, दूसरे को 41.96 करोड़, जो कि सेल प्रोसीड्स लैंड जो दी गई थी वो दूसरी एक ग्लोबल LLP थी उनको दी गई। तो कोई एडजुडिकेशन जो है वो कोर्ट द्वारा नहीं किया गया, जिसकी वजह से एंटाइटलमेंट मिले
दोनों रिस्पोंडेंट्स को, तो ये सीरियस डिस्प्यूट्स थे जिसकी वजह से जो अमाउंट है वो उसको उन दोनों रिस्पोंडेंट्स को दे दिया गया। तो ये ऑब्वियस एरर है और मिस्टेक है इस पार्ट कोर्ट के द्वारा, और जिसमें डायरेक्शंस दी गई कि एक 56.11 करोड़ एक रिस्पोंडेंट को दिया है, 41.96 करोड़ दूसरे रिस्पोंडेंट को दिया, जिसमें और जो कि बिना एडजुडिकेशन किए बिना और क्लेम को डिसाइड किए बिना दे दिया गया। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम ये मानते हैं कि यहाँ पर जो मिस्टेक और एरर है वो कमिट हुई है इस कोर्ट द्वारा, और उसको करेक्ट किया जाना चाहिए बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन। और एक जजमेंट आई थी मनोहर लाल इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल एंड अदर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दी थी जजमेंट, उस जजमेंट को भी कोर्ट किया। और साइड जजमेंट को पूरा कोर्ट करने के बाद उसके जो प्रिंसिपल्स थे वो यहाँ पर अप्लाई किए, और ये बताया कि एक कोर्ट एक अंडर ऑब्लिगेशन है कि अगर कोई रॉन्ग होता है किसी पार्टी को, और तो मैक्सिमम जो एक मैक्सिमम आया हुआ है एक्टस कुरारे नैमिनम ग्रेवावेट, जो ये मैक्सिमम लीगल मैक्सिमम है वो एप्लीकेबल होगा। और एज पर दिस सेटल लॉ की कोई भी अनडिजर्व्ड और अनफेयर एडवांटेज मिलती है किसी पार्टी को, वो बाय इन्वोकिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस कोर्ट, ऐसे में अनफेयर एडवांटेज अनडिजर्व्ड एडवांटेज होगी उसे न्यूट्रलाइज किया जाना चाहिए। और जो इंस्टीट्यूशन ऑफ लिटिगेशन करने से कोई भी परमिशन नहीं मिलती कि वो कोई भी ऐसा कन्फर करे ऐसा एडवांटेज ऑफ ऑन शूटर बाय द एक्ट ऑफ दिस कोर्ट। तो ये प्रिंसिपल्स थे वो अप्लाई किए, और एक्टस जो साथ में एक फिट केस बनता है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टस कुरारे नैमिनम ग्रेवावेट अप्लाई किया जाए और प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन किया जाए, और डायरेक्शंस दिए जाएं दोनों रिस्पोंडेंट्स के, वो रिटर्न करें अमाउंट को और डिपॉजिट करें कोर्ट को विद 9% इंटरेस्ट के साथ फ्रॉम द डेट जब से उनको पेमेंट मिली है। और इसी ग्राउंड्स पे जो है पिटीशन को अलाउ कर दिया, प्रेजेंट जो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन थी उसको अलाउ कर दिया। आइए हम दूसरी जजमेंट पे चलते हैं। दूसरी जजमेंट पे जो चौथी जजमेंट थी उस पे चलते हैं। और जो दूसरी जजमेंट थी वो एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस एक यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट अदर्स की थी, और जिसमें रिट पिटीशन नंबर 640 ऑफ 2022 की थी। ये डिस्प्यूट था रिगार्डिंग दी जो लैंड थी जो आउटसाइड द सुप्रीम जो सुप्रीम कोर्ट के आसपास का जो भी लैंड था 1.33 एकर्स का। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये रिलीफ मांगी थी कि जो लैंड है उसे यूज किया जाए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉयर्स चैम्बर। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए कि ये एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक जुडिशियल साइड भी फंक्शंस परफॉर्म करता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड भी फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये आर्टिकल 32 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये रिट पिटीशन जो है वो जुडिशियल साइड पे देना ठीक नहीं रहेगा, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ही जो है वो डिस्पोज की जानी चाहिए। थोड़ा सा इसके फैक्ट्स को और थोड़ा सा जो लीगल इश्यूज आए थे वो देख लेते हैं जजमेंट पे। और यहाँ पर ये बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये जुरिस्डिक्शन रिवोक की थी अंडर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन, और कहा था कि रिट ऑफ मैंडानिमस जो है वो डायरेक्शंस की प्रेयर की डिमांड की थी, और कहा था कि जो परमिशन दी जाए जो चैम्बर ब्लॉक्स थे लॉयर्स के, जो कि इंटायर ट्रैक्ट ऑफ लैंड है जो मेजरिंग 1.33 एकर्स है, जो कि सिचुएटेड है नियर द आईटीओ, और जो कि अलॉट हुई है टू द सुप्रीम कोर्ट, और कन्वर्ट किया जाए इंटायर एरिया को कन्वर्ट। ये एक दूसरी प्रेयर मांगी थी कि जो इंटायर एरिया है जो सुप्रीम कोर्ट का उसको कन्वर्ट किया जाए एज ए सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स, ताकि बिल्डिंग्स जो हैं वो अक्रॉस द सुप्रीम कोर्ट ऑन जो भगवान दास रोड है, इंक्लूडिंग द फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब्स हैं साउथ एशिया के, और इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट और इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, वो भी यूटिलाइज की जा सके कन्वर्ज ताकि चैम्बर्स को में कन्वर्ट करने के लिए की जा सके, और या फिर रीडेवलप के लिए एज ए चैम्बर ब्लॉक फॉर एक्टिविटीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और फॉर एनी अदर एमिनिटीज ऑफ द लॉ ऑफ द एनी अदर एमिनिटीज फॉर द लॉयर्स। और अलॉट किया जाए गवर्नमेंट बंगला जो कि जो ऑक्युपाइड किया गया है बाय दी फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब द्वारा, उसको पिटिशनर जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को दे दिया जाए। तो पिटिशनर के अकॉर्डिंगली कि जो नंबर ऑफ एडवोकेट्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वो काफी इंक्रीज हो गए हैं और रिसेंटली ईयर्स में, और एग्जिस्टिंग जो चैम्बर ब्लॉक्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है कि अकोमोडेट किया जा सके, ताकि जो नीड्स ऑफ लॉयर्स जो हैं जो वो बढ़ रही हैं उनकी, ताकि उनको अलॉटमेंट की जा सके। और जो एरिया जो मेजरिंग है 12.19 एकर्स का, जो कि जिसमें अप्पू घड़ कॉम्प्लेक्स था जो
था वहाँ पे, उसे अलॉट किया गया है सुप्रीम कोर्ट को बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो जिसमें सिर्फ स्मॉल पोर्शन जो है वो यूटिलाइज किया गया है न्यू चैम्बर ब्लॉक के लिए, जो कि एडवोकेट्स हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। न्यू चैम्बर ब्लॉक में 234 जो चैम्बर्स हैं वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं सिर्फ, और जो कि अकोमोडेट करने के लिए 468 लॉयर्स द्वारा को दिए गए हैं। और पेटिशनर ये एग्जर्ट किया कि 1.33 एकर्स जो है अलॉट किया गया है सुप्रीम कोर्ट को बाय यूनियन गवर्नमेंट द्वारा नियर आईटीओ, ताकि वो कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्किवल ब्लॉक है वो किया जा सके, और जिसमें 0.50 एकर्स ही है वो एयर मार्क किया गया है फॉर दी चैम्बर ब्लॉक फॉर दी लॉयर्स, और जिसमें से 4 से 500 चैम्बर्स ये है कैन बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू पेटिशनर। सिर्फ 4 to 500 चैम्बर्स है वो भी कंस्ट्रक्टेड किए गए हैं इन दिस साइड एरिया। और सिंस जो लैंड की जो मेजरिंग है वो 1.33 एकर्स है, जो कि एक लास्ट पीस ऑफ वैकेंट लैंड है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, अवेलेबल है। तो पेटिशनर ने कहा कि पेटिशनर सबमिट ये किया कि उसे एंटायरली यूटिलाइज किया जा सके फॉर द कंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्टिंग द चैम्बर ब्लॉक ऑफ द लॉयर्स। तो यहाँ पर ये सारी कंटेंशंस हैं वो रेज किए गए, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्शंस भी बाकी अलग अलग काउंसिल्स भी अपेयर हुए, यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की साइड से भी अपेयर हुए, और यहाँ पे एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स की साइड से भी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स एसोसिएशन ने भी अपनी सबमिशंस दिए। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्शन ये लगाया कि एससीबीए ने ये ऑब्जेक्शन लगाया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई लोकस नहीं है, क्योंकि एससीबीए एक रेकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन है जो कि रिप्रेजेंट करती है लॉयर्स को जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए बार काउंसिल की खुद की एक बिल्डिंग है, इनका कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है कि वो सबमिशंस दें और अपना डिमांड्स रखें लैंड में जो कि अलॉट की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सारी अपनी अपनी सबमिशंस देने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि बाकी जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने भी अपनी सबमिशंस दिए, अटॉर्नी जनरल ने भी अपने सबमिशंस दिए, और अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि एंटरटेन करें पिटीशन को अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जिससे डायरेक्शन दी जा सके कि जो एंटायर लैंड है जो मेजरिंग की गई है 1.33 एकर्स की, वो चैम्बर ब्लॉक्स ऑफ द लॉयर्स के लिए बनाई जा सके। और 27 अगस्त 2018 को एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक कम्युनिकेशन दी थी टू द ऑनरेबल सेक्रेटरी ऑफ एससीबीए। उन्होंने बताया था कि 0.50 एकर्स जो लैंड है वो एयर मार्क की गई है कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉयर चैम्बर्स को, सब्जेक्ट टू द चेंज इन लैंड यूज्ड बाय द कंसर्न अथॉरिटी। और अब यहाँ पर फिर दूसरे इश्यूज उठाए गए थे कि जो बंगला है वो भी दिया जाए, और जो अलॉट की गई हैं फॉर द हाउसिंग आर्चेस फॉर कन्वर्टिंग द चैम्बर ब्लॉक्स। तो कोर्ट ने फाइनली वर्डिक्ट ये दिया कि जो प्रेयर मांगी गई है कि 1.33 एकर्स ऑफ जो है चैम्बर ब्लॉक ऑफ द लॉयर जो है कंप्लीट कन्वर्जन की जाए, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो एंटायर एरिया है और सुप्रीम कोर्ट ब्लॉक बनाया जाए, और बिल्डिंग जो बनाई गई है भगवान दास रोड की वो यूटिलाइज की जा सके कन्वर्जन टू द लॉयर्स चैम्बर्स। तो और जो गवर्नमेंट बंगला है जो कि फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब्स को दिया गया वो भी पेटिशनर को दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा ये सारी ऐसी डायरेक्शन जो है वो जुडिशियल साइड पे नहीं दी जा सकती हैं, और ये आर्टिकल इसलिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ओपन कर दिया कि वो अपने एप्रोप्रिएट डिसीजंस लें, बेयरिंग इन माइंड कि जो इंस्टीट्यूशन जो है फॉर द प्रेजेंट और फ्यूचर के कैसा होगा, और जो इंटरेस्ट क्या होगा स्टेक होल्डर्स का। तो इसलिए प्रोसेस था कंसल्टेशन विद दी बार, एससीएओ, आरए, एससीबीए, बीसीआई, जो भी उनके पास भी लिबर्टी होगी वो भी एड्रेस कर सकें अपनी रिप्रेजेंटेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे। तो इसलिए पिटीशन को डिस्पोज कर दिया फ्रॉम द अबव टर्म्स पे। तो ये था वीडियोस, उम्मीद है ये जजमेंट जो बनाया गया है वीडियो जजमेंट के आधार पे आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस